साल 2024 का ट्रेलर तैयार हो गया है। मोदी को कैसे सत्ता से बेदखल करना है, इसकी पूरी फिल्म अगले 2 साल तक हम सब के बीच में चलती रहेगी। अब इस मिशन में कई पक्ष एक साथ सामने आ गए हैं और याद रखिए कि जो काम लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो सकता, अब उसे करने के लिए, यानी मोदी को हटाने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए अन्य सभी तरीके आजमाए जा रहे हैं। अब आप ये ग्राफिक्स देखिए, इन ग्राफिक्स से आपको अंदाजा होगा कि क्या कुछ किया जा रहा है। और जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, वो सिर्फ 1-2 दिन की घटनाएं हैं। जैसे सेना को बदनाम करो। प्रधानमंत्री मोदी का सेना के प्रति जो समर्पित भाव है, राष्ट्र के प्रति, उसमें सेना एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए सेना को बदनाम कर दो, मोदी जी बदनाम हो जाएंगे। दूसरा, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो। कई सारी संवैधानिक संस्थाएं जिस पर लोगों की आस्था है, विश्वास है, जिससे संविधान को शक्ति मिलती है, उन्हें बदनाम कर दो, मोदी जी बदनाम हो जाएंगे। इसके बाद देश, जो राष्ट्रभक्ति की भावना आज पूरे देश में नागरिकों में जगी है, उसको नुकसान पहुंचाओ। वैश्विक मंच पर किस तरह से भारत को बदनाम करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो शक्ति है ना, वो इस प्रकार से बढ़ती है कि पूरी दुनिया में देश का नाम हो रहा है, उसे आप नीचा गिरा दो। चौथा, फेक न्यूज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा और आपके जहन में होगा कि किस तरीके से फेक न्यूज पूरे देश में फैलाने की एक मुहिम चल पड़ी है। सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही है, जो जागरूक लोग हैं उसे उठा भी रहे हैं, लेकिन फेक न्यूज है कि अब भी वो रुक नहीं रही है और मैं आपको आज ये भी दिखाऊंगा। इसके अलावा हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को बदनाम कर दो। आज इस देश में लोग अपने धर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं, उसे बदनाम करने की साजिश चल रही है। अभी मैं इसका भी आपको एक उदाहरण दूंगा। इसके अलावा एक मुद्दा है अराजकता। जनता के बीच अराजकता फैला दो। आपने अभी देखा होगा कि किस प्रकार से नुपुर शर्मा और बाकी मामले में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। ये भी मैं आपको, जो भी ये ग्राफिक्स दिखा रहा हूं ना, वो सारे के सारे आपको एग्जाम्पल के जरिए आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। और आखिरी पॉइंट की भ्रमित कर दो। जनता की नजर में ये लोग क्या है, ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लगता है कि सारे लोग अलग हैं, लेकिन अलग कोई नहीं है, सब एक ही साथ हैं। मतलब इसमें आप केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक, अखिलेश, ममता से लेकर के आप केसीआर, उद्धव ठाकरे तक चले जाइए, ये सारे के सारे लोग एक ही हैं। इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। इनमें अगर विरोधाभास है तो सत्ता को लेकर, सत्ता कैसे मिले, लेकिन एकता है तो सिर्फ इस बात को लेकर कि मोदी को कैसे हटाना है। और इस अभियान में वो जितनी ताकतें हैं, चाहे देशी हो विदेशी हो, सारी ताकतें इनके साथ खड़ी हैं और ये किसी का भी साथ लेने से चूक नहीं रहे। बस एक ही मिशन है, मोदी को हटाना। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 खबरों को रखने की कोशिश करूंगा। खबर तो आप देख चुके होंगे, लेकिन इन खबरों के पीछे किस प्रकार से एक साजिश रची गई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके जरिए विपक्ष ने एक बड़ा खेल करने की कोशिश की है। इसमें पहली खबर है कि जीएसटी को लेकर मोदी सरकार को फंसाने की साजिश रची गई। कैसे रची गई, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी खबर है कि सेना को बदनाम करने के लिए किस प्रकार विपक्ष ने फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की। और जो तीसरी खबर है वो ये है कि लुलु मॉल में नमाज को लेकर के किस प्रकार से हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया गया। और जो चौथी खबर है वो ये है कि केजरीवाल ने गरीबी को लेकर वैश्विक मंच पर किस प्रकार से भारत को नीचा दिखाया। और जो 5वीं खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये कि जो राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने किस प्रकार से भारत के संविधान को बदनाम करने का प्रयास किया। पहली खबर जीएसटी को लेकर है। अभी सरकार ने जो पैक्ड आइटम है, जो खाने पीने का, जैसे दूध, दही, इन सब में 5% की जीएसटी लगाई गई है और इसे लेकर के पूरा विपक्ष एकदम से मोदी सरकार पर, जैसे कहते हैं ना, धावा बोल दिया। और इसमें जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी,
वो भी विदेश से छुट्टी मनाकर गरीबी, महंगाई और इन मुद्दों पर संसद में धरना प्रदर्शन किया। विपक्ष के सभी नेता हैं, आप देखिए ना वीडियो। और इस वजह से संसद में जो हंगामा हुआ, संसद चलाने में भी विघ्न पैदा किया गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कहानी इतनी नहीं है, क्योंकि देखिए महंगाई हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो मुझे भी फर्क पड़ता है, आपको भी फर्क पड़ता है। लेकिन सरकार के साथ विपक्ष किस प्रकार से खेल करती है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप एक देखिए, इस ट्वीट में मैं ट्वीट के जरिए और न्यूज़ आइटम्स के जरिए आपके सामने ये बात रख रहा हूं। ये वेरीफाइड अकाउंट होल्डर हैं। इन्होंने ये लिखा है कि जब ये 5% जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया गया तो वो पूर्ण सहमति के साथ लिया गया था। मतलब आपसी सहमति के साथ जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला लिया था। और किसी भी, और जीएसटी काउंसिल में कौन है ये भी समझिए, हर राज्य का प्रतिनिधि होता है। और प्रतिनिधि कोई आम आदमी नहीं होता, वो मंत्री होता है, वित्त मंत्री। और उनके वो जब मौजूद है तब ये फैसला लिया गया। लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया उस समय, किसी ने नहीं कहा भैया ये गलत काम कर रहे हो, मत करो। और अब देखिए इस रिपोर्ट में कि और जो प्रस्ताव दिया गया था कि 5% बढ़ाना चाहिए, वो कौन कौन था। उसमें जो 7 राज्य थे उसमें एक केरल के वित्त मंत्री, इसके अलावा राजस्थान के वित्त मंत्री, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री, ये तीनों शामिल थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, ये कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, तमाम पार्टियां सरकार का विरोध कर रही हैं। अब आप सोचिए कितना डबल स्टैंडर्ड है। क्यों उस समय आपने विरोध नहीं किया? ये विरोध तो करना था। और मैं अब आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, देखिए। नो स्टेट अपोज्ड 5% जीएसटी ऑन फूड आइटम्स एट काउंसिल मीट, सेज ऑफिशियल्स। मतलब उस समय किसी भी राज्य के वित्त मंत्री ने, किसी भी राज्य के मंत्री ने, किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया। चलिए मान लीजिए आपने विरोध किया हो, मान भी ले पल भर के लिए, और तब भी फैसला हुआ, तो बाहर आकर के आपने बोला? आपने नहीं बोला। आपने संसद चलने का इंतजार किया ताकि वहां पर विघ्न पैदा किया जा सके। ये है आपकी नीयत। और तभी मैं आपको एक राजदीप का ट्वीट दिखाता हूं। ये तो हमेशा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के साथ रहते हैं, लेकिन इन्हें भी ये अच्छा नहीं लगा। ये भी लिखते हैं, आप देखिए, ऑपोजिशन प्रोटेस्टिंग इन पार्लियामेंट ऑन जीएसटी हाइक्स इन फूड आइटम्स। क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वर नॉट ऑपोजिशन एफएम्स प्रेजेंट इन मीटिंग व्हेन हाइक्स वर डिसाइडेड, व्हाई नो प्रोटेस्ट देन? मतलब जब ये फैसला लिया जा रहा था तब आपके वित्त मंत्री कहां थे? क्यों नहीं आपने उस समय इसका विरोध किया? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो तमाम राजनीतिक दल है ना, उनको आपके लाभ से कोई लेना देना नहीं। उन्हें इस बात की कतई चिंता नहीं है कि आप महंगाई में जिए, भुखमरी में जिए, कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो शक होता है कि जानबूझकर के इन्होंने ही ना किया हो, क्योंकि मैंने तो आपको दिखाया ना, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने प्रपोज किया, और आज वही लोग बाहर आकर के विरोध कर रहे हैं। अब दूसरी खबर सेना से जुड़ी हुई, अग्निवीर से जुड़ी हुई। किस प्रकार से सेना को बदनाम करने का प्रयास चल रहा है और लगातार किया जा रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। और जानते हैं इसमें कौन लीड ले रहा है? आप देखिए, ये संजय सिंह हैं, केजरीवाल के सबसे खास सांसद हैं। क्या लिख रहे हैं? मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? अब इन्होंने एक कोई कागज का टुकड़ा, ये तो इनका फॉर्मेट है, इन्होंने ट्वीट किया और लिख दिया कि सेना में जाति और धर्म के बारे में पूछा जा रहा है। सांसद हैं ये, लेकिन कुछ नहीं पता किया, क्योंकि सेना को बदनाम करना मकसद है इनका। मकसद जो है वो मोदी जी से ज्यादा बड़ा है। पहले सेना को बदनाम करो, फिर मोदी जी तो बदनाम हो ही जाएंगे। अब आपको मैं ये तेजस्वी यादव का ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए। जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। सोचिए, ये तेजस्वी यादव कह रहा है। ये वो व्यक्ति हैं जिसकी पूरी राजनीति सिर्फ जाति पर है।
भूरा बाल, याद है ना, ये नारा दिया गया था, माई समीकरण चलाते थे ये। तो जिस व्यक्ति की पूरी राजनीति, पूरी जिंदगी सिर्फ जाति जाति करने पर गुजरी है, वो व्यक्ति भी सेना को बदनाम करने के लिए ये चीजें लिख रहा है। और तीसरा आप देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा हैं। अब देखिए, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? अब ये व्यक्ति कौन है ये भी समझिए। ये जेडीयू का है, गठबंधन में है, लेकिन ये लोग भी, इनका भी पर्दाफाश होना जरूरी है कि कैसे ये समय मिलने पर मोदी जी के खिलाफ बदनामी का राग अलापते हैं, बदनाम करते हैं। और ये दोनों कौन है ये भी समझिए। जेडीयू वो पार्टी है और ये राष्ट्रीय जनता दल जो जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। पूरे देश में कहीं नहीं हो रही है मांग, ये सिर्फ यही दो पार्टियां कर रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और वो लोग सेना को बदनाम करने के लिए सिर्फ ये उठा रहे हैं कि आप जाति कैसे पूछ रहे हैं, ये है। अब आपको मैं आगे का एक आर्टिकल दिखाता हूं, ये एनडीटीवी का आर्टिकल है, ऑन आप्स अग्निपथ कास्ट चार्ज गवर्नमेंट सोर्सेज से सेल्फ गोल। ये दरअसल जो इन लोगों ने किया ना, इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। क्योंकि जो सेना की भर्ती में जो फॉर्म भरा जाता है ना, कहीं पे भी, वहां जाति धर्म का एक कॉलम आज नहीं है, मोदी जी ने नहीं किया है, ये तो दशकों से चल रहा है, आजादी के भी पहले से चल रहा है। लेकिन ये तो पढ़ना लिखना तो है नहीं इनको, बस कहीं से एक कागज का टुकड़ा उठाइए, बस लगा दीजिए, मोदी जी को घेर दीजिए, कुछ करना तो है नहीं इसमें। वही रणनीति ये कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं, ये आज तक का एक आर्टिकल देखिए, अभी आपको एनडीटीवी का दिखाया, जाति प्रमाण पत्र पहले भी मांगा जाता था, ये हेडर है। और इस आर्टिकल में ये लिखा है कि सेना ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था और ये बताया था कि सेना में जो भर्ती होती है ना, वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं होती है। जाति और धर्म जो है वो प्रशासनिक सुविधा और परिचालन आवश्यकताओं के लिए और एक रेजिमेंट में रखने के लिए ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये 1949 से हो रहा है, जिसमें एक विशेष आदेश दिया गया था। और 1949 मतलब समझ रहे हैं ना, और तब से लेकर ये कानून नहीं बदला है, आज तक नहीं बदला है। मोदी सरकार ने भी उसको बरकरार रखा है। यानी कुल मिलाकर देखें तो सेना में जाति धर्म का मुद्दा क्यों बरकरार है, उसके बारे में समझने की जरूरत है। और इसका मोदी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के बारे में इसलिए पूछा जाता है ताकि अगर किसी का अंतिम संस्कार कभी करना पड़े तो उसका धर्म तो पता होना चाहिए, तभी तो उसके अनुसार अंतिम संस्कार होगा। दूसरा कि आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट को 2013 में ही बता दिया था कि जो जाति और धर्म पूछा जाता है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं। तीसरा, ये दशकों पुराना नियम है, मोदी जी का इससे कोई लेना देना नहीं। चौथा कि ये जो चीजें हो रही हैं वो आर्मी रूल 1954 और डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशन 1987 के अनुसार किया जा रहा है। और पांचवा, रेजिमेंटल सिस्टम में इसकी आवश्यकता होती है जाति धर्म बताने की, ताकि जो है आर्मी में एक अच्छा, ये जो चीजें चल रही है ना, ये आज़ादी के बाद से ही चल रही हैं। अब इसमें सवाल अगर पूछना हो तो नेहरू से अगर सवाल पूछ लें कि भैया जाति धर्म क्यों किया, तो यही विपक्षी सवाल उठाने लगे कि नेहरू जी को घसीटते हो जी। अरे भैया, जब नेहरू ने किया है तो मोदी जी पे क्यों सवाल उठा रहे हो? लेकिन क्या है, विपक्ष से कौन सवाल पूछेगा? फिर आप ये तर्क देंगे कि सरकार में आप बैठे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये स्थिति है। अब जब जाति धर्म का मुद्दा इसी मनीष सिसोदिया ने उठाया है तो ये भी समझना जरूरी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट मैं निकाल करके लाया हूं, ये देखिए, ये आलोक भट्ट जी, वेरीफाइड हैंडल है और ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख रहे हैं खुद को। इन्होंने एक फॉर्म रखा है अपने ट्वीट में और ये दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग का है। और इसमें भी वो ये लिख रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी भोले भाले बच्चों को जातियों में बांट रहे हैं? ये भी पूछ ले अपने मालिक से, संजय सिंह जी। तो ये है स्थिति जाति धर्म की, किस प्रकार से झूठ फैलाकर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब तीसरी खबर मैं आपको दिखाता हूं। लखनऊ का लुल्लू मॉल देखा होगा आपने, नमाज को लेकर के कितना बड़ा विवाद बढ़ा, कितना फैला।
चलिए वो तो योगी जी ने हैंडल कर लिया, लेकिन उस विवाद को अलग रंग देने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया गया ये समझना होगा। ये विवाद तो वैसे भी खत्म हो जाता है, लेकिन आपको मैं लल्लन टॉप की ये खबर दिखाता हूं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले हिंदू थे का खेल ये निकला। एक तो हेडर बड़ा दिलचस्प। अब इसमें खबर ये है कि कुछ लोगों ने ये ट्वीट कर दिया कि जो 5 लोग नमाज पढ़ रहे थे वो 5 हिंदू थे। अब इसी को लेकर के पिल पड़े। मैंने आप देखिए कि जो कांग्रेस के पवन खेड़ा है उन्होंने ट्वीट कर दिया और झूठी खबर फैलाई। इसके बाद अमीक जमई, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं और दोनों ने बिना इसकी जांच किए, सत्यता देखे गलत खबर फैलाना शुरू किया, हिंदू धर्म को बदनाम करना शुरू किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करना शुरू किया। लेकिन इस खबर में भी एक खेल हो गया। लल्लन टॉप ने जो असल लोग हैं ना, जैसे साइमा, आरजे साइमा, आरफा खानम, इनके ट्वीट को ही नहीं दिखाया, गोल कर दिया। लेकिन मैं आपके लिए वो ट्वीट रखा हूं, आप देखिए। साइमा और आरफा खानम ने भी यही फर्जी खबर फैलाने की कोशिश की। लुलु मॉल में नमाज हिंदू जाकर पढ़ रहे थे ये बताया है, लेकिन सच्चाई क्या है अब मैं आपको, एक आज तक के एंकर हैं, आप देखिए शुभांकर मिश्रा, इन्होंने ट्वीट किया है। लखनऊ के लुलु मॉल में बिना अनुमति नमाज पढ़ने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार। रेहान, आतिफ, लोकमान, नुमान की हुई गिरफ्तारी। अब आप समझिए कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ी जाती है, विवाद पैदा होता है और उसमें भी जानबूझकर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए घसीट लिया जाता है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। चौथी खबर केजरीवाल से जुड़ी है, जो इस समय सिंगापुर जाने के लिए उछल रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी वीजा दो, मोदी जी वीजा नहीं दे रहे हैं। पूरा एकदम अभियान चला रखा है। अरे मोदी जी क्यों वीजा देंगे, और देना भी नहीं चाहिए। जो मैं अभी आपको खबर दिखाऊंगा ना, आपको पता चलेगा कि उनको वाकई में सिंगापुर की वीजा नहीं दी जानी चाहिए। एक तो ये मेयर लेवल का कॉन्क्लेव है और चीफ मिनिस्टर होकर के आप क्यों चीप पब्लिसिटी कर रहे हैं, क्यों मेयर के कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, मैं आपको खबर दिखाता हूं। ये आदमी अगर वहां जाते तो क्या करते, आप देखिए। ये इनका ट्वीट है आज का। आजादी के 75 साल बाद ये खबर हर भारतीय को दुखी करने वाली। आज हमें समृद्धि में दुनिया का नंबर 1 देश होना चाहिए था, ना कि गरीबी में। अब केजरीवाल जी ने जिस वेबसाइट की न्यूज को कोट किया है, ये एक किसी अफ्रीकी देश का 3rd ग्रेड वेबसाइट है। पता ही नहीं है कि ये कौन सी न्यूज एजेंसी है, कहां की है, कुछ चेक भी किया नहीं किया। और एक तो अफ्रीका देश की एजेंसी है जो अपने हिसाब से खबरों को मोड़ करके भारत से तुलना कर रहा है। क्यों कर रहा है, कितनी आबादी है नाइजीरिया की, पता नहीं, लेकिन खैर केजरीवाल जी ने कर दिया। अब मैं आपको राहुल रोशन का एक ट्वीट दिखाता हूं। इट्स बिकॉज नाइजीरिया हैड बैन्ड ट्विटर। Here a self-identifying mayor in CM's body keeps tweeting bullshit and links to random websites pushing down productivity. मतलब रैंडम तरीके से कुछ भी कह देना, ये मेयर वाले सीएम कह रहे हैं। अब मैं आपको पवन दुर्रानी का ये ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए। इसमें खबर बड़ा महत्वपूर्ण है, ये समझना पड़ेगा। इसमें खबर ये है कि दुनिया के जितने भी गरीब देश हैं उसकी स्थिति क्या है, कौन कौन है। आप देखिए, साउथ सुडान, इतने सारे देश हैं, बहुत सारे नाम तो सुने भी नहीं, इतनी गरीबी है। कहां से भारत नंबर 1 हो गया। लेकिन खेल क्या किया गया है ये भी समझने की जरूरत है। अब खबर देखिए, खबर क्या है। खबर यह है कि इसी डेटा के मुताबिक भारत में सिर्फ 6% आबादी गरीबी से नीचे है, लेकिन नाइजीरिया जिससे तुलना किया है ना, 39% आबादी गरीबी से नीचे है। लेकिन चूंकि जनसंख्या भारत की सबसे ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, तो एब्सोल्यूट नंबर तो नाइजीरिया से ज्यादा होगा ना। अब ये कोई बात हुई, एक देश की आबादी, कुछ देश की आबादी 5 लाख है, भारत में सिर्फ दिल्ली की आबादी करोड़ से ज्यादा है, आप कैसे तुलना कर लेंगे। लेकिन चूंकि आपकी मंशा खराब है, आपको भारत को बदनाम करना है, इस वजह से केजरीवाल ने ये काम किया है। अब 5वीं खबर देखिए। यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनके 2 ट्वीट दिखा रहा हूं। कल
मतदान किया गया। और जानते हैं जनाब क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि मुझे वोट दो, ये लोकतंत्र का चुनाव है, संविधान का चुनाव है, संवैधानिक शक्तियों का चुनाव है। मतलब अगर यशवंत सिन्हा हार जाएंगे तो इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ये कौन सा नैरेटिव है, ये समझने की जरूरत है। और इस प्रकार से इस देश में राजनीति हो रही है कि अगर मोदी जीत जाए लोकतांत्रिक तरीके से तो संविधान खतरे में पड़ जाता है, और अगर विपक्ष जीत जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये वही नैरेटिव है जो विपक्ष इस प्रकार से फैलाता है कि अगर वो चुनाव जीत जाता है तो ईवीएम ठीक होता है, और अगर विपक्ष चुनाव हार जाता है तो ईवीएम की गलती होती है। साथियों, लोकतंत्र में जनता के साथ रहकर जनता के लिए आवाज उठाना, सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्ष का अधिकार होता है, और यह अधिकार तो संविधान ने ही दिया है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज विपक्ष की राजनीति सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम तक जाकर सीमित हो चुकी है। दरअसल विपक्ष यहां का इतना निकम्मा और नकारा हो चुका है कि वो अपनी पूरी राजनीति को सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे चलाना चाहता है, और यही वजह है कि हर खबरों में उसे प्रपंच करना पड़ता है। और मतलब आपने देखा होगा कि मोदी सरकार के खिलाफ पिछले 8 वर्षों से हर खबर पर वो सिर्फ माखौल उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन यकीन मानिए, हर उस नीति का, हर उस नियम का जनता ने समर्थन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।